हेलो एंड वेलकम गाइस टू द चैनल। और स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई क्लास में। इससे पहले हम 6 क्लासेस कर चुके हैं और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हमारे था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी संघ और उसके क्षेत्र, और पार्ट 2 में हमारे था नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। इसमें हमने आर्टिकल 1 से लेकर 11 तक कवर कर लिया है। आर्टिकल 1 to 4 पार्ट 1 यानी कि भाग 1 के हिस्से हैं और उनमें हम यूनियन और उसके टेरिटरीज को पढ़ते हैं। पार्ट 2 में हमने नागरिकता पढ़ी और उसमें अनुच्छेद हमने पढ़े थे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। और आज हम आगे कवर करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान का भाग 3 हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट्स आते हैं और इसमें आर्टिकल 12 से लेकर 36 तक आते हैं। आर्टिकल 12 से 36 तक मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया कहा जाता है, यानी कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है और भाग 3 को कहा जाता है ये। ठीक है, मौलिक अधिकार जिस भाग में उल्लेखित हैं उसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इसे मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, तो इसका एक इतिहास है। 1215 में इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे किंग जॉन। उन्होंने पहली बार एक रिटन डॉक्यूमेंट यानी कि एक लिखित दस्तावेज जारी किया था, जिसमें वहाँ के नागरिकों के लिए कुछ मौलिक अधिकार थे। और वो जो चार्टर था अधिकारों का यानी कि चार्टर ऑफ राइट्स था, जो किंग जॉन ने 1215 में पारित किया था, उसे मैग्ना कार्टा की संधि दी गई थी, यानी कि उसका नाम रखा गया था मैग्ना कार्टा। ठीक है, और इसीलिए भाग 3 को हम भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब बढ़ते हैं आगे और जिसमें हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स लिए कहाँ से गए हैं। तो आप जानते हैं कि सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बताया था नागरिकता, जो हमारा भाग 2 में था, वो हमने यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड से लिया था। लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मौलिक अधिकार जो हैं, वो हमने अमेरिका से लिए हैं यानी कि यूएसए से लिए हैं। ठीक है, अब मौलिक अधिकार जो हैं हमारे पास 6 हैं। पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन अब एक मौलिक अधिकार घटाकर इसे 6 कर दिया गया है। जो हटाया गया है वो है आर्टिकल 31। ठीक है, आर्टिकल 31 जिसमें भूमि का अधिकार था यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी था, उसे अब हटा दिया गया है और फिलहाल हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स शेष रह गए हैं। तो हम इन 6 फंडामेंटल राइट्स को अभी पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। पहला है राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 कवर करते हैं हम। फिर आता है राइट टू फ्रीडम, जिसमें हम 19 से 22 तक आर्टिकल कवर करते हैं। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें हम आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक पढ़ते हैं। इसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक। और लास्ट हमारे पास 6th जो फंडामेंटल राइट आता है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि आर्टिकल 32। डन यहाँ तक? तो इन सभी को हम याद कैसे रखेंगे? तो इन सभी को याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, जो है 542421। आपको ये नंबर याद रखना है, 542421। ये नंबर क्या है? इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आपको ये याद रखने हैं। 6 हमने यहाँ पर आर्टिकल लिखे हैं और 6 यहाँ पर आपको नंबर दिख जाएंगे। ओके, तो आगे आपको याद रखने के लिए आसानी होगी। और ये याद कैसे रखेंगे? ये टर्म EFE, ओके, R, इन चारों को एक साथ रखिए, EFER, देन CECR, इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
ये आपको याद रखने के लिए एक तरीका मैंने सिंपल सा बता दिया है। इस तरीके से आप फंडामेंटल राइट्स को याद रख सकते हैं। और जब एग्जाम में पूछा जाता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कौन से आर्टिकल्स आते हैं, तो आप याद करेंगे कि हाँ, मौलिक अधिकार 12 से लेके 35 तक आते हैं। 12 और 13 को हम हटा देंगे क्योंकि उसमें डेफिनेशंस हैं। और जो 14th आर्टिकल है उसमें इक्वालिटी से शुरू होता है, तो 542 421 याद रखेंगे और ये वाली टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे, तो आप पता कर लेंगे कि एक्सप्लॉयटेशन के लिए कौन सा थर्ड, यानी कि उसमें 2 आर्टिकल आते हैं, 23 और 24। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ओरिजिनली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन बाद में फंडामेंटल राइट आर्टिकल 31 जो गारंटी करता था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि भूमि का अधिकार, उसे हटा दिया गया था। इसे किसके तहत हटाया, तो इसे 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत हटाया गया था और इसे अब एक लीगल राइट कर दिया गया है। और ये आता है पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, भाग 3 से अब ये चला गया है और भाग 12 में। ठीक है, भाग 3 से ये चला गया भाग 12 में, और आर्टिकल 300A के तहत ये राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट हो जाता है। अब ये एक मौलिक राइट नहीं रहता है। तो अभी हम फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स अब पढ़ने वाले हैं, कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 आपको डेफिनेशन देता है स्टेट की, यानी कि राज्य की, या फिर हम इसे देश भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टेट यहाँ पर वो राज्य नहीं हमारा, जो जैसे हरियाणा और राजस्थान, मणिपुर, ये क्या है, राज्य हैं। यहाँ पर स्टेट का मतलब राज्य से नहीं होता। स्टेट का मतलब होता है कोई भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स जो कि संघ सरकार के या फिर किसी राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। वहाँ की जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ है, कोई भी म्यूनिसिपैलिटी हो गई, कोई भी और जो लोकल अथॉरिटी हो गई, वहाँ की नगर पालिका, नगर परिषद, सभी जो हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़, यानी कि वैधानिक और गैर वैधानिक जो अथॉरिटीज़ हैं, जो संस्थाएं हैं, वो इसमें इंक्लूड की जाती हैं। स्टैट्यूटरी और वैधानिक अथॉरिटी कौन सी होती है, जो कि लॉ के द्वारा यानी कानून के द्वारा निर्धारित होती हैं। और नॉन स्टैट्यूटरी यानी गैर वैधानिक संस्थाएं कौन सी होंगी, जो विदाउट एनी लॉ यहाँ पर बनाई जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 13 की, यानी कि अनुच्छेद 13 की। ये जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन हमारे संविधान में ऐड करता है, यानी कि ये कहता है कोई भी अगर अमेंडमेंट की जाती है, कोई भी अमेंडमेंट की जाती है, तो उसका, किसी भी अमेंडमेंट का जो वैलिडिटी है, कोई भी कानून हमारे देश में बना है उसकी वैलिडिटी जो है, उसकी जुडिशियल रिव्यू हम कर सकते हैं। यानी कि कोई भी कानून जो कि इनकंसिस्टेंट है या फिर इन डेरोगेशन है विद एनी फंडामेंटल राइट, उसे हम वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। यानी कि रूल ऑफ लॉ होगा, यानी कि कोई भी पर्सन कानून के ऊपर नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक्स नाम से एक लॉ बना। ओके, अब ये लॉ मेरा आर्टिकल 14 वायलेट करता है। ठीक है, जो कि राइट टू इक्वालिटी में आता है। तो अब इस आर्टिकल को मंजूरी नहीं दी जाएगी, इसका जुडिशियल रिव्यू होगा और इसे मंजूरी नहीं दी जाएगी। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर हमारे लोकसभा में, राज्यसभा में पास होकर भी ये बिल बन जाता है, तो भी इसे मंजूरी नहीं देंगे, क्योंकि जब इसका जुडिशियल रिव्यू होगा कोर्ट में, तो ये डेरोगेशन में है या फिर इनकंसिस्टेंट है आर्टिकल 14 के तहत, और इसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा लोकसभा भी हमारे मतलब हमारे लॉ के ऊपर, हमारे कानून के ऊपर नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे राइट टू इक्वालिटी पे आते हैं। जो 6 फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े हैं, अब हम उनकी बातें करेंगे। इन 6 फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या मेंशन है, हम ये देखने वाले हैं। तो पहला है राइट टू इक्वालिटी, है ना। राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार देता है ये।
अब समानता के अधिकार में अब बात करेंगे। पहला है आर्टिकल 14। इसमें आर्टिकल 14 से 18 यानी कि 5 आर्टिकल्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पहला है आर्टिकल 14 जो कि कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि विधि के समान समानता, यानी कि विधि के समक्ष समानता और कानूनों का बराबर में प्रोटेक्शन, समान प्रोटेक्शन मिलेगा। कानून की जो संरक्षण है वो बराबर मिलेगा। अगर किसी दो व्यक्तियों के बीच में कोई झड़प हो जाती है, किसी भी तरह का विवाद हो जाता है और वो कोर्ट पहुंचते हैं, एक रिच है एक पुअर है, ठीक है, वन इज रिच एंड वन इज पुअर। ऐसा नहीं है कि रिच को कोई बीओडी मिलेगी या फिर पुअर को कुछ मिलेगा, नहीं, जिसने गलती की है उसे यहाँ पर सजा मिलेगी, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर। और यही हमारा आर्टिकल 14 कहता है, यानी कि इक्वालिटी। जैसे आप यहाँ देखेंगे दोनों हाथ आपको बराबर दिखेंगे, बोथ हैंड्स आर इक्वल, दिस शोज द इक्वालिटी कि इट डजेंट मैटर यू आर द राइट वन और यू आर द लेफ्ट वन। यानी कि मेरे कहने का मतलब है आप रिच हैं पुअर हैं, छोटे हैं बड़े हैं, डजेंट मैटर, आप कानून के सामने बराबर हैं और आपके हितों का बराबर संरक्षण किया जाएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 डिस्कस करने से पहले हम आपसे बात करते हैं कि आर्टिकल 15 जो मूवी आई थी जिसमें आयुष्मान खुराना लीड रोल में थे, आपने ये जरूर देखी होगी। इसमें कुछ दलित लोगों के साथ में कुछ तरह का एक डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और वो इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो इसी डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि इट डजेंट मैटर आपका रिलीजन क्या है, आपका धर्म क्या है, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, आपका जेंडर यानी आप पुरुष हैं, महिला हैं या फिर अन्य हैं, या फिर आपकी प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपसे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अगर मैं हरियाणा से जाऊं तमिलनाडु जॉब के लिए, तो मैं वहां पर जाके जॉब कर सकता हूं इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं। यानी कि मेरे साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं होगा। ना ही तमिलनाडु से कोई व्यक्ति गया केरला, वहां पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 15 इस डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। ठीक है, पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वालिटी, जिसमें हम 14 से लेकर 18 तक पढ़ते हैं, उसमें आर्टिकल 15 आता है और वही डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। डन। इसके बाद में हम आते हैं आर्टिकल 16 पर। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो हमारी रोजगार हमें सरकार प्रदान करती है उसमें हमें बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, समान जो है हमें वहाँ पर उपस्थितियाँ मिलेंगी। यानी कि इट डजेंट काउंट कि मैं कोई विमेन जा रही है, हिंदू जा रहा है या मुस्लिम जा रहा है, कोई SC ST जा रहा है, बिहारी जा रहा है और कोई अन्य व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, अगर वो भारत का नागरिक है तो उसे यहाँ पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे ये सरकारी विभाग है, कोई पिक्चर में बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है, इस पे लिखा हुआ है वी आर हायरिंग, यानी कि हम जॉब दे रहे हैं एक तरह से, ठीक है, जॉब्स आर अवेलेबल। अब जॉब अवेलेबिलिटी के लिए यहाँ पर 6 लोग गए हैं, ठीक है, कोई बिहार से है, ये तमिलियन है, कोई SC ST से है, कोई विमेन है, कोई मुस्लिम है, हिंदू है और कुछ यहाँ पर मैन है, ठीक है। इन सभी को इक्वल यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जो इनकी सक्सेस रेशियो है वो क्या डिवाइड हो जाएगी, अगर एक जॉब है तो वो डिवाइड बाय 6 उसके चांसेस हैं, ठीक है, किसी एक को मिलेगी। लेकिन वो डिपेंड करता है उसकी क्वालिफिकेशंस पर, उसकी स्किल्स पर, ना कि वो उसका जेंडर क्या है, उसका रिलीजन क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, उसकी कास्ट क्या है, किसी के बेसिस पर भी यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। यानी कि आर्टिकल 15 ने तो हटा दिया और आर्टिकल 15 ने ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म किया और
आर्टिकल 16 ने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इन्हें बराबर जो है वो अपॉर्चुनिटीज दी। ठीक है, और ये इस पिक्चर में बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है कि सरकारी विभाग है और उसमें हायरिंग चल रही है, तो किस तरह से सब इक्वल है। अब है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 छुआछूत को खत्म करता है, यानी कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे एक माँ बेटी साइड में बैठकर रो रही हैं और यहाँ पर लोग इन्हें छुआछूत से परेशान कर रहे हैं, है ना। तो आर्टिकल 17 इन्हीं सब चीज़ों को खत्म करता है, यानी कि आप किसी के साथ भी अनटचेबिलिटी वाला व्यवहार नहीं कर सकते। डन। अब आर्टिकल 18 आता है। आर्टिकल 18 कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री एंड एकेडमिक। यानी कि अगर आप सैन्य बल में हैं, यानी कि आप सेना में हैं, या फिर आपने अपनी एकेडमिक्स में बहुत अच्छा काम करके एक टाइटल अचीव किया है, इन दो के अलावा आप कोई भी टाइटल नहीं रख सकते। जैसे पहले रखते थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा, या फिर महाराणा, है ना। ऐसे कुछ टाइटल्स रख लेते थे। जैसे एक टाइटल रखते थे सुल्तान, है ना। तो ये टाइटल्स अब नहीं रख सकते, ये टाइटल्स का सिस्टम खत्म कर दिया है। आप टाइटल रख सकते हैं जनरल, जो कि मिलिट्री में होता है, कैप्टन, ठीक है, या फिर आप प्रोफेसर, या फिर डॉक्टर। ये जैसे आपके ये किस में हो गए, ये आपके हो गए एजुकेशनल में, एकेडमिक्स में, और ये आपके हो गए आर्मी में। ठीक है, कोई हवलदार हो गया, कोई नायब सूबेदार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप टाइटल सिर्फ आर्मी और एकेडमिक्स में रख सकते हैं, और किसी भी चीज़ में आप नहीं रख सकते। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने आर्टिकल 14 पढ़ा, राइट टू इक्वालिटी के तहत पहला आर्टिकल है 14, जिसमें आता है इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 आता है, तो आर्टिकल 15 में हमने देखा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। आर्टिकल 16 देखा, और 16 में हमने क्या देखा था, आर्टिकल 16 में था इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 में था अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड आर्टिकल 18 में था एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री एंड एकेडमिक पर्पसेस। ठीक है, अब ये हमने इक्वालिटी वाले पढ़ लिए। अब आते हैं हम फ्रीडम की तरफ। राइट्स टू फ्रीडम में 4 आर्टिकल्स समाहित हैं, यानी कि 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, पहला है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। स्पीच एंड एक्सप्रेशन के हमें आर्टिकल और 19 के तहत हमें मिलता है राइट्स, जो मौलिक अधिकार है, और इसमें हमें 6 अन्य तरह के राइट्स देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं अब आगे जो इसके 6 राइट्स जो हमें ग्रांट करता है वो कौन से। पहला है आर्टिकल 19A। 19A में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलता है, जिसके तहत हम अपनी भावना को व्यक्त कर सकते हैं, और मेरी क्या आइडियोलॉजी है मैं सबके सामने एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर किसी भी विषय पर मेरी क्या सोच है मैं वो एक्सप्रेस कर सकता हूँ। कुछ अगर गलत हो रहा है तो मैं वहाँ पर अपनी आवाज़ उठा सकता हूँ। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है हमारी, यहाँ पर स्टूडेंट नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि एक्सेस टू द इंटरनेट जो है वो भी एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19A के तहत। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 19B। आर्टिकल 19B में अगर देखेंगे तो आपको अधिकार है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि आप शांतिपूर्वक कहीं पर भी एकत्रित हो सकते हैं बिना किसी हथियारों के। हथियार आप लेकर एकत्रित नहीं हो सकते। आर्टिकल 19C कहता है कि आप एसोसिएशंस बना सकते हैं और यूनियंस बना सकते हैं, किसी भी तरह के संघ बना सकते हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का गठन आप
कर सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 19D के तहत आप किसी भी कोने में, देश के किसी भी कोने में आज़ादी से घूम सकते हैं। हाँ, ये इसमें एक क्लोज है जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं, जो कि आर्मी के हो सकते हैं, कोई लेबोरेटरीज के हो सकते हैं, तो वहाँ पर आप एंटर नहीं कर सकते। वो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज को छोड़कर आप थ्रू आउट द कंट्री आप फ्रीली घूम सकते हैं। इसके बाद में आर्टिकल 19E आपको अलाउ करता है कि आप देश के किसी भी कोने में रह सकते हैं और वापस सेटल हो सकते हैं। आर्टिकल F जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था, इसे हटा दिया गया। आर्टिकल 31 के साथ में इसे ओमिट किया गया था। आर्टिकल 31 में क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, और इसमें भी क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी। इसे 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1978 में आया था, उसके तहत इसे ओमिट कर दिया गया। ठीक है, इसे हटा दिया गया। अब ये एक नो मोर, इट इज़ नो मोर आर्टिकल। अब राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल एक्ट है, पार्ट 12 में आर्टिकल 300A के अंडर। डन। अब आता है 19G। 19G कहता है आप कोई भी प्रोफेशन कैरी आउट कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऑक्यूपेशन जो आप रोजगार करना चाहते हैं, कोई भी ट्रेड या फिर कोई भी व्यापार आप वहाँ पर कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, यानी कि जो भी लीगल ट्रेड्स हैं, ऑक्यूपेशंस हैं, बिजनेसेस हैं, वो आप कैरी आउट कर सकते हैं। ये सब हमें गारंटी करता है आर्टिकल 19G। तो आर्टिकल 19 में हमने 6 फंडामेंटल राइट्स हमने देखे हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देन हमारे पास है 19B जो कहता है कि आप राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि शांतिपूर्वक एकत्रित होना बिना हथियारों के। 19C कहता है आप एसोसिएशंस, यूनियंस या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का गठन कर सकते हैं। आर्टिकल 19D कहता है कि आप फ्रीली पूरे भारत के क्षेत्र में घूम सकते हैं आज़ादी से। 19E हमारे पास कहता है कि आप देश के किसी भी कोने में रह सकते हैं और वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। आर्टिकल F ओमिट हो चुका है। ठीक है, और 19G जो कहता है वो आप कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड या फिर बिजनेस, कोई भी तरह का कार्य या फिर कोई भी तरह का व्यापार आप कैरी आउट कर सकते हैं। डन है यहाँ तक? ओके। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अबाउट आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 आपको संरक्षण प्रोवाइड करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। अगर आप कोई भी अपराध कर देते हैं, ठीक है, या फिर मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है, जैसे मर्डर कर दिया उसने। ठीक है, अब मर्डर के लिए उसने एक मर्डर किया हो, 2 किया हो, 3 किए हो, सभी के लिए एक ही सजा मिलेगी। ठीक है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, यानी कि एक बार सजा मिल गई, उसे अब वापस सजा उसके लिए नहीं मिलेगी। जैसे किसी ने चोरी की, यानी कि थेफ्ट किया। ठीक है, अब चोरी करने पर उसे सजा हुई, वो 6 महीने जेल रहकर आया, सपोज कर लेते हैं। अब मैं उसे वापस इसी चोरी के लिए उसे वापस जेल नहीं भेज सकता, लेकिन अगर फ्यूचर में वो वापस चोरी करता है, थेफ्ट 2 करता है, तो वो वापस 6 मंथ्स के लिए मान लेते हैं वो वापस अंदर जा सकता है। लेकिन थेफ्ट 1 के लिए उसने सजा पूरी कर ली है, अब उसके लिए उसे सजा नहीं मिल सकती। यानी कि एक व्यक्ति को एक गुनाह के लिए एक ही बार हम सजा दे सकते हैं। डन है? तो आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल 21 डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 21 ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फॉर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जिंदगी का अधिकार और जिंदगी के साथ साथ पर्सनल लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार ये प्रोवाइड करता है। कोई भी व्यक्ति से हम उसकी आज़ादी नहीं छीन सकते, कोई भी व्यक्ति से हम उसकी ज़िंदगी नहीं छीन सकते, एक्सेप्ट उस प्रोसीजर से जो कि कानून में निर्धारित है। ठीक है, कानून ने अगर कोई प्रोसीजर निर्धारित किया है,
उसके अलावा किसी भी व्यक्ति से हम उसकी ज़िंदगी और उसकी स्वतंत्रता नहीं छीन सकते। इसीलिए मर्डर एक ऑफेंस है। मर्डर ऑफेंस है क्योंकि आर्टिकल 21 आपको इसकी परमिशन नहीं देता। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, कानून के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, मान लीजिए, है ना, तो उसे ऑब्वियस सी बात है, कोई कभी कभी होते हैं रेप केसेस में अंदर जाते हैं, उन्हें फांसी होती है। कभी कभी होते हैं मर्डर केस में जाते हैं, है ना, उन्हें फांसी होती है। तो अब उनका आर्टिकल 21 तो वायलेट हो रहा है ना। लेकिन इस केस में उसे वायलेशन नहीं समझा जाएगा क्योंकि वहाँ एक प्रोसीजर जो है निर्धारित किया है लॉ ने, यानी कि हमारे कानून ने, कि जो गलत करता है उसे हम सजा दे सकते हैं। ठीक है। और ये हो गया हमारा आर्टिकल 21 यहाँ पर कवर। अब हम बढ़ते हैं आगे और आर्टिकल 21 की इलेबोरेशन देखते हैं। आर्टिकल 21 इसमें आता है राइट टू लाइफ, यानी कि जिंदगी का अधिकार या फिर जीने का अधिकार। इसी के तहत राइट टू हेल्थ इसका एक पार्ट बन जाता है, यानी कि अगर जीने का अधिकार है तो मेरी जीने के लिए मेरी हेल्थ जो है, मेरा स्वास्थ्य जो है, वो सही होना चाहिए। और इसी वजह से हेल्थ एक फंडामेंटल राइट है जो कि हर सिटीजन को भारत के गारंटी हुआ है अंडर आर्टिकल 21, यानी कि अनुच्छेद 21 के तहत राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो है ही, साथ में राइट टू हेल्थ भी एक फंडामेंटल राइट बन जाता है। अब आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A हमारे संविधान में जोड़ा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि जो भी 6 से लेकर 14 ईयर यानी 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं, उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है। और ये हमारे संविधान के 86वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया 2002 में। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1 से लेकर जितने भी अभी तक हुए हैं वो सभी डिस्कस करेंगे, तब हम ये सभी वापस पढ़ेंगे और इसमें वापस से डिस्कस करेंगे कि कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया, उसमें क्या क्लॉज था, और ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 हमें संरक्षण प्रोवाइड करता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, दैट इज टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ अ पर्सनस चॉइस। यानी कि मान लीजिए आप सुबह उठे और सुबह आपके दरवाजे पर नॉक करके आपको पुलिस ही उठाती है और आपको कहती है चलिए हमने आपको अरेस्ट कर लिया है। अब आपने कोई क्राइम किया है नहीं किया है वो अलग बात है, लेकिन अरेस्ट के लिए, डिटेंशन के लिए हमारे पास क्लॉजेस हैं कि अगर इन केस आपने कोई क्राइम किया है तो आप अपनी कंसल्ट कर सकते हैं अपने खुद के लीगल प्रैक्टिशनर की, आपकी जो चॉइस है कि मैं, हाँ, ये वकील मेरा होना चाहिए या फिर ये वकील मेरा होना चाहिए। इसके चलते आप चाहें तो आप अपनी चॉइस के प्रैक्टिशनर से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जबरन किया है, आपने कोई क्राइम किया ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन पुलिस वाला आया पर्सनल रेंज में आपको अरेस्ट कर लेता है, तो आर्टिकल 22 आपका वायलेट होता है और उसके अगेंस्ट एक एक्शन लिया जा सकता है। वो किसके तहत होगा? आर्टिकल 22 के तहत होगा। ठीक है। प्रिवेंटिंग आर्बिट्रेरी अरेस्ट। ओके। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे हथकड़ी लगी हुई है, इसी को प्रोटेक्ट करता है कि आपको हथकड़ी ऐसे नहीं लगने देंगे। अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो आपको जबरन कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। या फिर पुलिस छोड़िए, किसी व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति है आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है, उसने आपको उठाया और उसने आपको डिटेन कर लिया। इस केस में आपकी फैमिली या फिर किसी भी तरह से आप भी पहुंचते हैं और आप ये कहते हैं कि इसने मुझे डिटेन किया था, उस केस में आपके पास पूरी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती है 22, और आप पूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट की मदद ले सकते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पर आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक पढ़ लिया है, जो कि फ्रीडम के रिलेटेड है, राइट टू फ्रीडम है। और हम वापस से एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसमें थे। आर्टिकल 19 था, 19 में आपका था राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसके तहत हमें 6 जो है वो राइट्स गारंटी हो रहे थे।
इसके बाद में हमने आर्टिकल 20 पढ़ा। आर्टिकल 20 आपका राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, यानी कि किसी भी व्यक्ति को एक गुनाह के लिए एक से अधिक सजा नहीं मिल सकती। फिर हमने आर्टिकल 21 पढ़ा जो कि था प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि व्यक्ति की जिंदगी और उसकी पर्सनल स्वतंत्रता जो है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसके बाद में हमने आर्टिकल 21A पढ़ा जो कि राइट टू एजुकेशन देता है, शिक्षा का अधिकार देता है। और आर्टिकल 22 पढ़ा जिसका था प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी कि आप अपनी मर्जी के लीगल काउंसलर से, लीगल प्रैक्टिशनर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसमें टोटल वैसे तो 4 हो गए, लेकिन आर्टिकल 21A को ऐड अगर कर दें तो आपके पास 5 आर्टिकल्स इसमें हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आर्टिकल 23। हम फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसकी 2 क्लासेस करेंगे। एक क्लास हम इसके बाद में एंड कर देंगे, आर्टिकल 23, 24 के बाद में एंड कर देंगे। और फंडामेंटल राइट की क्लास 2 में जो है फिर हम रिमेनिंग जो 3 फंडामेंटल राइट्स हमारे रह जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लास हमारी हाफ एंड आवर से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको भी इनफ टाइम मिल जाए, आप इन सभी को रिवाइज कर लें, इसके नोट्स प्रिपेयर कर लें। और इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो हम C+1 क्लास में अपलोड करते हैं, यानी कि आपकी 6th क्लास के नोट्स 7th में मिलेंगे, 7th क्लास के 8th में मिलेंगे। ओके, और ऐसे करते हम पिछली क्लास के नोट्स अगली क्लास में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और इसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। और वहीं पर हम आपके लिए क्विजेस भी लाते हैं, अलग अलग क्विज आप वहाँ पर अटेंड कर सकते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो। सो हम फिर से हमारे टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक था आर्टिकल 23, और आर्टिकल 23 के कौन से फंडामेंटल राइट हमें देता है, तो प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि मानव तस्करी और जबरन या फिर बंधुआ मजदूरी को प्रोहिबिट करता है, यानी उस पर रोक लगाता है आर्टिकल 23। इमेज देखेंगे तो यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है जो कि काफ़ी सैड लग रहा है, क्योंकि उसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया है, और इसी पर बैन लगाता है आर्टिकल 23 भारतीय संविधान का। नो वन कैन ओन एनीवन, यानी कि किसी का किसी पर अधिकार नहीं है, कोई किसी को बंधुआ मजदूरी पर नहीं रख सकता, ना ही उसकी मानव तस्करी कर सकता। ये गैर कानूनी है आर्टिकल 23 के तहत। ठीक है, और इसी में आता है आर्टिकल 24, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, दैट इज नो चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क, यानी अगर किसी बच्चे की एज 14 साल से कम है, 14 ईयर से कम है, तो उसे मैं कभी भी अपनी यहाँ पर काम के लिए नहीं रख सकता। अगर वो काम चाहे कितना भी सिंपल हो, अगर मेरी टी स्टॉल भी है तो भी मैं उसे नहीं रख सकता। ठीक है, किसी भी फैक्ट्रीज में बच्चे को नहीं रख सकते आर्टिकल 24 के तहत। यहाँ इमेज में आप देखेंगे एक बच्चा है जो एक बैग उठा रहा है, यानी कि इससे एम्प्लॉयमेंट कराया जा रहा है, लेकिन ये 14 ईयर से कम है। इसी को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 24, और ये आ जाता है आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, आर्टिकल 23 एंड 24। तो आज हमने 3 आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स जो हैं, 3 फंडामेंटल राइट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। वो कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, EFE हमने डिस्कस कर लिया। रिमेनिंग हमारे 3 फंडामेंटल राइट्स हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ऐसे ही अपना साथ दिखाते रहेंगे, पिछले जो हमारा सिटीजनशिप का जो वीडियो था उस पर काफ़ी सही रिस्पांस हमें देखने को मिला है, और हम चाहते हैं कि आप ये रिस्पांस और बढ़ाएं, ताकि जो बच्चे पेड क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें फ्री क्लासेस हम प्रोवाइड करें, और उसमें पूरा कंटेंट हो, नोट्स हो उसके पास,
पूरी तैयारी वो अच्छे से कर सके, ताकि वो भी अपने सपने पूरे कर सके। तो आप चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे वैसे वैसे आपके लिए क्वालिटी जो है, जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, वो ज़रूर इम्प्रूव होगी। सो आज के लिए बस इतना ही। हम रिमेनिंग 3 फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कल डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए हम हमारी क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।